Hello friends, now welcome to the video number 3A, 11th class chapter 3 part A, and in this part we will understand about the accounting assumptions or concept. What do you mean by accounting assumptions? Accounting को करने के लिए कुछ चीजें हमको assume करनी पड़ती है and these assumptions are known as a concept of accounting. We can say it is generally accepted accounting rules. ऐसे रूल है जो सभी ने इसको एक्सेप्ट किया है, जो भी अकाउंटिंग करता है पूरे हिंदुस्तान में वो सारे के सारे लोग इस असम्पशन को फॉलो करते हैं. तो इट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स. तो दिस कॉन्सेप्ट नॉट चेंज, नेवर चेंज. ओके, ये कॉन्सेप्ट, ये असम्पशन कभी चेंज नहीं होंगे, चेंजेबल नहीं है. ओके, सो these are the concept. The first concept is going concern concept. Going concern, what do you mean by going concern? It means if you start a business, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया और वो बिजनेस आपने स्टार्ट करने के बाद ये सोचा कि मैं इसको बंद कर दूंगा, ठीक है, तो हम ये असम्पशन पे चलेंगे कि आप जब भी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि इसको आप बंद करने वाले हैं. मीन्स बिजनेस की जो लाइफ है एज पर अकाउंटिंग इट इज इनफाइनाइट. उसकी लाइफ कितनी है? इनफाइनाइट है. आप उसमें अकाउंटिंग में ये नहीं कहेंगे कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो मैं इसको 2 साल बाद बंद करूंगा. एज पर अकाउंटिंग जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे तो हमेशा दिमाग में रखेंगे कि बिजनेस हमेशा के लिए चलता रहेगा. तो दैट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और असम्पशन. हम ये मान के चलते हैं कि जो भी बिजनेस की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ये लॉन्ग लाइफ चलता रहेगा. गोइंग कंसर्न concept. Second is consistency concept. Consistency concept ये कहता है कि अगर आपने अकाउंटिंग करते समय कुछ मेथड का यूज किया तो आप फिर पूरे साल पूरे बिजनेस में उसी मेथड का यूज करके अकाउंटिंग करेंगे. अब यहाँ पर मेथड अलग अलग नहीं होती अकाउंटिंग की, कुछ पार्ट आपने अज्यूम किए. सपोज आपने अज्यूम किया कि मैं फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन एक पर्टिकुलर मेथड है WDV से लगाऊंगा. WDV क्या होता है? जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि मैं एक मेथड से लगाऊंगा. 2 मेथड होती है SLM एंड WDV. तो मैंने एक मेथड यूज करा WDV. तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपने WDV मेथड डेप्रिसिएशन यूज किया है तो आप पूरे अकाउंटिंग पीरियड में, पूरे बिजनेस लाइफ में इसी मेथड का यूज करें. ऐसा नहीं कि एक साल WDV मेथड लगाया, अगले साल SLM लगा दिया, फिर WDV पे आ गए, फिर SLM पे. तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो आपने अगर कोई मेथड का यूज किया है, एग्जांपल डेप्रिसिएशन में एक मेथड का यूज किया, तो उसी मेथड का यूज आप पूरे बिजनेस लाइफ में करते रहेंगे. दैट इज कंसिस्टेंसी असम्पशन. यू विल बी कंसिस्टेंट इन डूइंग योर अकाउंटिंग. कंसिस्टेंट रहेंगे कि आप अकाउंटिंग में चेंजेस नहीं लाएंगे, फ्रीक्वेंट चेंजेस. थर्ड वन इज एक्रूअल असम्पशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट असम्पशन है. एक्रूअल असम्पशन क्या कहता है कि आप जब भी अकाउंटिंग करेंगे, आप अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन जब होता है उसके आधार पर अकाउंटिंग करेंगे, ना कि कैश के आधार पर. ठीक है, तो एक्रूअल असम्पशन क्या कहता है कि जब ट्रांजैक्शन होगा, सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने ड्यूरिंग द ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 17, ये पूरा आपका अकाउंटिंग पीरियड है. इसमें आपने सेल करी है 2.5 लाख रुपए और इसमें से क्रेडिट सेल, इस 2.5 लाख में से 50,000 रुपए जो है वो अभी 25,000 रुपए जो है वो अभी आए नहीं, ये मिले नहीं है आपको. क्या नहीं मिले? 25,000 रुपए मिले नहीं. तो आपकी एक्चुअल में सेल 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितनी हुई है? 2.5 लाख. ये 25,000 आपको कब मिलेंगे? ऑब्वियसली ये नहीं मिले, उधार है, तो ये कब मिलेंगे आपको? अगले ईयर में मिलेंगे. बट जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो आप कितनी सेल को अज्यूम करेंगे? 2.5 लाख रुपए को, एज पर द एक्रूअल असम्पशन. आप ये 25,000 की सेल कर चुके हैं लेकिन पैसा नहीं आया, कोई बात नहीं. आप सेल कितनी कंसीडर करेंगे? 2.5 लाख रुपए की, चाहे उसमें 25,000 आया ना हो तो भी. मतलब हम कैश जो आया है नहीं आया उसको अज्यूम नहीं करते हैं, ट्रांजैक्शन हुआ है उसको अज्यूम करते हैं इन एक्रूअल असम्पशन. ठीक है, तो एक्रूअल असम्पशन क्या कहता है कि अगर आपने 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2.5 लाख की सेल
रहे हैं तो आपकी इस पीरियड की सेल कितनी है, 2.5 लाख रुपए। आप जब प्रॉफिट निकालेंगे तो किस वैल्यू में निकालेंगे, 2.5 लाख रुपए पे निकालेंगे। ठीक है, तो आप सेल किसको अज्यूम करेंगे, 2.5 लाख रुपए को, इवन 25,000 नहीं आए हैं तो भी। आई होप accrual assumption is clear. So all three assumptions I have explained. If you have any doubt in this assumption, you can comment on comment box. Now let's continue. Accounting conventions or principles. What is accounting principles? इससे पहले हमने पढ़ा concept और assumption. तो concept and assumption हर कोई follow करता है, generally accepted है. But principles ये भी हर कोई follow करता है. जो भी accounting करेगा उन्हें principles भी follow करने हैं. बट ये प्रिंसिपल्स क्या बताते हैं, ये प्रिंसिपल्स बताते हैं कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका अकाउंटिंग करेक्ट होगा, एकदम एरर प्रोन नहीं होगा, एरर फ्री होगा। तो आप ये प्रिंसिपल्स का यूज करेंगे तो आपका अकाउंटिंग एक स्टैंडर्ड वे में होगा और बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करेगा फैक्ट्स एंड फिगर्स को। तो दिस प्रिंसिपल्स आर एक्सेप्टेबल, जनरली एक्सेप्टेबल। इफ वी टॉक अबाउट द फीचर्स, इट इज मैन मेड मतलब अकाउंटिंग करते करते ही लोगों ने बनाया कि हाँ इसको फॉलो करेंगे तो हमारा अकाउंट अच्छा रहेगा, तो इट इज मैन मेड। इट इज फ्लेक्सिबल, टाइम टू टाइम इंप्रूवमेंट के लिए, अकाउंटिंग में इंप्रूवमेंट के लिए हम इसमें चेंजेस भी करते रहते हैं, प्रिंसिपल में बदलाव भी करते रहते हैं, बट वो कई सालों में होते हैं बदलाव। ठीक है, जब कुछ बहुत ज्यादा आपको गड़बड़ दिखती है तो हम उस प्रिंसिपल को चेंज करके दूसरा प्रिंसिपल ले आते हैं। बट जो प्रिंसिपल हम डिस्कस करने वाले हैं, दे आर ऑल वेरी well known principle and very generally accepted by every enterprise, much in practice, तो generally accepted by all the firms or all the business। तो principles मतलब ये भी certain sets of guideline है जो कि आपको अकाउंटिंग करने का तरीका बताती है। तो इन प्रिंसिपल को अगर आप अप्लाई करेंगे अकाउंटिंग में तो आपका अकाउंटिंग गलत नहीं होगा, एरर फ्री रहेगा और ये अकाउंटिंग एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में रिप्रेजेंट करेगा फैक्ट्स एंड फिगर को, वैल्यू। तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं तो हमने समझ लिया। जैसे साइंस में भी प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉज होते हैं, वो प्रिंसिपल्स कहलाते हैं, है ना, न्यूटन के लॉ एंड आइंस्टीन के लॉ एंड मेनी लॉज। तो ऐसे अकाउंटिंग में भी प्रिंसिपल्स हैं। वो प्रिंसिपल्स आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप इनको यूज करेंगे तो यू विल बी एबल टू डू द अकाउंटिंग इन ए प्रॉपर वे। तो नंबर 1, प्रिंसिपल नंबर 1, व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल? प्रिंसिपल नंबर 1 ये कहता है कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मतलब आपका जो बिजनेस है, मैं जैसे बार बार बताते रहता हूं ये पॉइंट, और आपका जो ओनर है, ये दोनों क्या है, सेपरेट हैं। मींस बिजनेस का ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई माँ है, ना कोई बाप है। बिजनेस अकेला है, उसको पैदा किसने किया है, इसने पैदा कर दिया, अब ये अपना अस्तित्व में आ गया। ये पैदा करने वाले को भी थर्ड पर्सन ही मानता है, मतलब ये ओनर ने पैसा लगा के बिजनेस खड़ा किया है और अब वो बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी हो गया है, सेपरेट एक लीगल एंटिटी हो गया है। वो बिजनेस अपनी अकाउंटिंग करेगा, तो अपनी अकाउंटिंग में इस पर्सन को भी क्या बोलेगा, ओनर ऑफ द फर्म, और इसने जो पैसे दिए हैं उसको क्या बोलेगा, कैपिटल ऑफ द फर्म। मतलब इसने जो पैसे बिजनेस में लगाए हैं, बिजनेस उसको एज ए लायबिलिटी ट्रीट करेगा, एज ए इंटरनल लायबिलिटी। तो एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, बिजनेस एंड इट्स ओनर और ऑल द पार्टीज रिलेटेड टू द बिजनेस आर थर्ड पार्टी फॉर द बिजनेस। ठीक है, उनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ओनर को भी वो जब थर्ड बोल रहा है तो ऑब्वियसली दूसरी पार्टीज को भी वो, तो इट इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी और सिंगल एंटिटी, दैट इज एंटिटी प्रिंसिपल। सेकेंड वन इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अकाउंटिंग आप जब भी करते हैं तो आप किस टर्म में अकाउंटिंग करते हैं, ओनली इन मनी टर्म्स, ओनली रूपी टर्म। अगर आपने 5 किलो अनाज बेचा तो आप 5 kg नहीं लिखेंगे, उस 5 किलो की वैल्यू लिखेंगे इन रूपी टर्म। अगर आपने 10 मीटर कपड़ा बेचा तो आप 10 मीटर नहीं लिखेंगे, आप उस 10 मीटर की वैल्यू लिखेंगे। तो अकाउंटिंग हमेशा किसमें होती है, मनी टर्म में होती है। मतलब हम अकाउंट्स में क्या लिखते हैं, ओनली वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स और ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन होता है हम उसका मनी में मेजरमेंट करते हैं। जैसे अकाउंटिंग प्रोसेस का भी हमने फर्स्ट सेकंड पॉइंट जो पढ़ा था वो यही था कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, देन मनी में उसको वैल्यू करते हैं, कितने का ट्रांजैक्शन हुआ तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि ऑल द ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन मनी टर्म्स। ओके,
थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे एज ए कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, यहाँ पर मैं आपको उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में क्या बोला था कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे। सपोज मैंने पीरियड सिलेक्ट करा दिवाली से दिवाली, मैं इस दिवाली से अगले दिवाली तक अपना अकाउंटिंग ईयर मानता हूँ, तो अब मैं क्या करूंगा, बिजनेस में कंसिस्टेंटली यही पीरियड को यूज करूंगा। मैं ऐसा नहीं इस साल दिवाली से दिवाली कर लिया, अगले साल मन नहीं कर रहा दिवाली से दिवाली, मैं अप्रैल से मार्च करूंगा, फिर तीसरे साल मैंने होली से होली करी, ऐसा नहीं चलेगा। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है, आपने एक बार डिसाइड कर लिया दिवाली से दिवाली अकाउंटिंग करेंगे तो फिर आप कंसिस्टेंट रहेंगे। और पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है, आपको एक पीरियड चूज कर लेना है। अब दिवाली से दिवाली पूरा साल होता है एज पर द हिंदू कैलेंडर, एज पर मुस्लिम कैलेंडर हो सकता है ईद से ईद हो, है ना। एज पर द गवर्नमेंट कैलेंडर इट इज अप्रैल टू मार्च, तो जो हम बुक्स में से अभी हम क्वेश्चन करेंगे वो अप्रैल टू मार्च अकाउंटिंग ईयर होगा। तो अकाउंटिंग ईयर 12 महीने का होता है, नॉर्मली 12 महीने का होता है, ठीक है। लेकिन जो दिवाली से दिवाली ईद से ईद करते हैं तो वो कैलेंडर वाइज थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो अकाउंटिंग पीरियड बोलता है कि 12 मंथ अप्रॉक्स आपका हर साल आपको अकाउंटिंग बंद करके फिर से प्रॉफिट निकाल के अगेन ओपन करना है। तो अकाउंटिंग पीरियड मतलब आप अकाउंटिंग कितने महीने की करते हैं, 12 महीने की करते हैं नॉर्मल कोर्स में, ठीक है। तो इट इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, मतलब अगर आप हर साल अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं तो यू आर ए गुड अकाउंटिंग अकाउंटेंट एंड यू आर यूजिंग दिस प्रिंसिपल, ठीक है। इट इज आल्सो जनरली एक्सेप्टेड। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है हर चीज बताना, हर चीज लिख देना। तो अकाउंट में फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर एक पॉइंट को, हर एक ट्रांजैक्शन को लिखो। आपके शोरूम में कोई कस्टमर आया, आपने 5 रुपए की चाय पिलाई, लिखो उस खर्चे को, 5 रुपए की चाय को भी लिखो, चाहे आप करोड़ों का ट्रांजैक्शन करते हो। तो फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि ईच एंड एवरी रुपी शुड बी रिकॉर्डेड इफ यू ट्रांजैक्ट इन अ बिजनेस। अगर आप बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हैं, कस्टमर को चाय पिला रहे हैं 5 रुपए की, और वो कस्टमर आपके यहाँ सपोज ज्वेलरी शॉप है, लाखों का सामान लेता है और 5 रुपए की चाय पीता है, तो आपको उस 5 रुपए की चाय को फिर रिकॉर्ड करना है एज पर द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ये बताता है। दूसरा प्रिंसिपल आता है जो इसको बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब इससे झगड़ा करता है, फुल डिस्क्लोजर को नहीं मानता। मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, ओनली रिकॉर्ड द मटेरियलिस्टिक ट्रांजैक्शन। मटेरियलिस्टिक ट्रांजैक्शन का मतलब ज्वेलरी की शॉप पे लाखों रुपए का कस्टमर बैठा है, उसके 5 रुपए की चाय को रिकॉर्ड करना इज नॉट नेसेसरी। तो ये दोनों प्रिंसिपल आपस में क्या करते हैं, टकराव करते हैं। तो हम कोई एक प्रिंसिपल को मानेंगे तो एज वी आर ए स्टूडेंट, तो हम स्टूडेंट के तौर पे फुल डिस्क्लोजर को मान के चलेंगे, ठीक है। क्योंकि हम फुल डिस्क्लोजर, हम स्टूडेंट है, लर्निंग पीरियड में है, तो लर्निंग पीरियड में हम फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को मान के अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है अगर आपका बिजनेस है, लाखों करोड़ों का टर्नओवर है, उसमें 5-10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए का ट्रांजैक्शन आपने कहीं खर्च कर दिया, रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, वो आप अपनी जेब से दे सकते हैं, ठीक है। तो वो मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है। तो हम फुल डिस्क्लोजर को मान रहे हैं, अभी हम इसको मान के करेंगे, मटेरियलिटी को अभी हम सिर्फ प्रिंसिपल को पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो ऑल दिस प्रिंसिपल्स आर क्लियर आई होप इन नेक्स्ट वीडियो। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल व्हाट इज इट? प्रूडेंस प्रिंसिपल यह कहता है कि अगर आपको बिजनेस में कोई लॉस होने वाला है तो उस लॉस को आप क्या करेंगे, लॉस को रिकॉर्ड कर लेंगे, एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉर्ड कर लेंगे। बट अगर आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो आप उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे। मीन्स रिकॉर्ड ऑल द पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस बट डोंट रिकॉर्ड ऑल द एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ये प्रिंसिपल कहता है फ्यूचर में होने वाले लॉसेस, जैसे आप उधार माल बेचते हैं और आपका पैसा डूबने वाला है, क्योंकि उधार लेने के गया है वो पैसा डुबा देगा, तो ये आपके लिए लॉस है, इस लॉस को आप रिकॉर्ड कर लीजिए पहले से। लेकिन आपने जमीन खरीदी है और उसके भाव बढ़ने वाले हैं, आप उसको रिकॉर्ड मत कीजिए, ठीक है। जब बेचेंगे और भाव जो पैसा मिलेगा तब प्रॉफिट होगा, तब की तब देंगे। एज पर दिस प्रिंसिपल रिकॉर्ड ऑल द पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस बट डोंट रिकॉर्ड एनी पॉसिबल फ्यूचर प्रॉफिट। प्रॉफिट को आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, चाहे होने वाला है श्योर है तो भी नहीं करना है जब तक कि ट्रांजैक्शन ना हो जाए। वेयरएज पैसा डूबने वाला है, डूबा नहीं है, लेकिन हम उसको एज ए डाउटफुल रिकॉर्ड कर लेंगे कि हमारा पैसा डूबने वाला है, डाउटफुल डेट कहते हैं इसको, ठीक है। तो इट इज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म
प्रिंसिपल। नेक्स्ट वन इज हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपने कोई मशीन खरीदी, सपोज आज 5 लाख की मशीन खरीदी, तो आप उसकी अकाउंटिंग 5 लाख के हिसाब से ही करेंगे, मतलब उस पर डेप्रिसिएशन आप 5 लाख का लगाते जाएंगे, उसकी वैल्यू आपकी हर साल कम होती जाएगी। अब मार्केट वैल्यू चाहे उसकी बढ़ जाए या चाहे बहुत ज्यादा कम हो जाए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। यू विल डू द अकाउंटिंग ऑन योर हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस। इस मोबाइल को मैंने, पर्टिकुलर मोबाइल को मैंने 15,000 में खरीदा था, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद ये आज की वैल्यू इसकी 12,000 हो गई है, बट इसकी मार्केट वैल्यू, नया मोबाइल आज 10,000 में मिल रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी अकाउंटिंग में ये कितना रहेगा, 12,000 ही रहेगा, मुझे मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। आई विल डू अकाउंटिंग एज पर द हिस्टोरिकल कॉस्ट। जितना पैसा दे के मैंने इसको खरीदा था, मैं उसी पे इस पे डेप्रिसिएशन या जो भी इसकी अकाउंटिंग करूंगा इस असेट की, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे ही करूंगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल कहता है हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे आप असेट्स की अकाउंटिंग करिए। थर्ड वन इज मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपने 2017 में कुछ ट्रांजैक्शन किए थे, ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शन किए थे, इसका कुछ पैसा तो 2018 में मिला, क्योंकि कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शन थे, इसका पैसा आपको यहां मिला। सपोज 25,000 रुपए तो आपको कब मिला, 2018 में मिला। तो आप 2017 का जब प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या इस 25,000 को हटा देंगे? नहीं हटाना। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, जिस ईयर के जो भी खर्चे हैं, चाहे उसका पैसा दिया हो या ना दिया हो, खर्चे तो हो चुके हैं, तो उस खर्चे को आप 17 में ही लेंगे और उसके रेवेन्यू को 17 का ही लेना है। तो मतलब 2017 का रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, इट विल बी 2017 का प्रॉफिट। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है टू गेट द एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस कंडीशन यू मस्ट डू दिस मैचिंग प्रिंसिपल, यू मस्ट अप्लाई दिस मैचिंग प्रिंसिपल। मतलब आप उसी साल के रेवेन्यू को कंपेयर करेंगे उसी साल के एक्सपेंडिचर से। अभी रेवेन्यू में 25,000 नहीं मिले, इट डजंट मीन कि रेवेन्यू इस साल का है, रेवेन्यू तो 17 का ही है। इस एक्सपेंडिचर में सपोज आपने 10,000 रुपए अभी दिए नहीं, लेकिन ये खर्चा तो 17 का है ना, तो आपको ये चाहे 25 ना मिले हो, चाहे 10 हमें ना दिए हो, लेकिन हम इसको भी 2017 की अकाउंटिंग में ही ट्रीट करेंगे। मतलब वी विल डू द अकाउंटिंग एज पर द मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, और अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वगैरह होगा उसका एडजस्टमेंट करेंगे, वो हम फाइनल अकाउंट में सीखेंगे कि अकाउंटिंग में एक्चुअल में मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई कैसे होता है, ये सब आप अकाउंटिंग में आगे ही पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज ड्यूअल एस्पेक्ट। यस, ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट निकालने हैं आपको और 2 एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है अलग अलग। तो ड्यूअल एस्पेक्ट क्या होता है, 2 एस्पेक्ट कैसे निकलते हैं? वो एक ट्रांजैक्शन है, आपने सेल किया, तो सेल किया तो आपके पास एक काम क्या हुआ, आपको इनकम हुई, यू डिड ए सेल। इस सेल से 2 एस्पेक्ट क्या निकलते हैं, 1 आपके पास कैश आ गया, कैश प्लस हो गया, और सेकंड सेल इज योर इनकम, तो आपकी इनकम भी क्या होगी, प्लस हो गई। क्या मैं कह सकता हूं गुड्स जो थे वो मेरे चले गए, ठीक है, गुड्स जो थे वो मेरे रिड्यूस हो गए। तो बोथ द थिंग्स आर सेम, ठीक है, गुड्स रिड्यूस हुए मतलब आपकी इनकम हुई, और इनकम हुई मतलब आपके पास कैश आया। तो 2 एस्पेक्ट क्या है, कैश कम्स, गुड्स गॉन, ठीक है, कैश इन गुड्स गॉन, सेल के 2 एस्पेक्ट हैं। ऐसे ही अगर आपने किसी से लोन लिया तो लोन के भी 2 एस्पेक्ट हैं, यू टुक ए लोन एंड बाय दिस लोन व्हाट हैपेंस, आपने बैंक से लोन लिया, 1 एस्पेक्ट इज आपके पास कैश आ गया, लोन ले लिया आपने, कैश आ गया, एंड अनदर एस्पेक्ट इज योर लायबिलिटी इंक्रीज, ये पैसा वापस भी देना है, लायबिलिटी क्या हो गई, ये भी प्लस हो गई। ठीक है, तो इट इज ड्यूअल एस्पेक्ट। ये हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं अगले जब न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे कि ड्यूअल एस्पेक्ट काम कैसे करता है। तो हर ट्रांजैक्शन के आपको 2 एस्पेक्ट निकालने हैं, 1 क्या एक एस्पेक्ट क्या हुआ और दूसरा एस्पेक्ट क्या हुआ, हम 2 एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे, दोनों को ही रिकॉर्ड करेंगे, और आपको दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है। यही कहता है ड्यूअल एस्पेक्ट कि आप इसको भी रिकॉर्ड करेंगे और इसको भी रिकॉर्ड करेंगे, दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे।
ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि आप दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करिए, अदरवाइज आपका अकाउंटिंग गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल क्या कहता है, जस्ट लाइक ए एक्रूअल कॉन्सेप्ट, जो हमने एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एक्रूअल अजम्पशन पढ़ा है, सेम रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल भी कहता है सेम चीज, नो डिफरेंस, एक पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है। मतलब जिस ईयर में आपका जो रेवेन्यू हुआ है, चाहे उसका पैसा मिला ना हो तो भी आपको उसी ईयर में उस रेवेन्यू को कंसीडर करना है, उसी ईयर के प्रॉफिट कैलकुलेशन में उसको कंसीडर करना है, जैसा कि अभी मैंने आपको मैचिंग प्रिंसिपल में बताया। रेवेन्यू रिकग्निशन मतलब आपको रिकॉग्नाइज तो हो गया ना कि सेल मैंने कर दी, अब पैसा आपको अगले साल मिलेगा, लेकिन आपको इसी साल की सेल में उसको रिकॉर्ड करना है और इसी साल के प्रॉफिट में उसको ट्रीट करना है, इसी साल के सेल्स में उसको ट्रीट करना है, ना कि अगले साल के, चाहे उसका पैसा नहीं भी मिला हो तो भी। ठीक है, तो दिस इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कि अगर आपको रिकॉग्नाइज हो गया तो आप उसको इसी समय इसी साल के अकाउंटिंग में इंक्लूड करेंगे, चाहे उसका पैसा नहीं भी मिला हो तो भी। तो आपका ट्रांजैक्शन हो चुका है, अब उसी टाइम पर उसी डेट पर उस ट्रांजैक्शन को ट्रीट करेंगे एज ए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज मतलब पहचान कर लिया हमने उसकी, तो इट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव, वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव मतलब हर ट्रांजैक्शन का आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। जैसे सेल करते हैं तो बिल बनता है, फीस देते हैं तो रिसिप्ट बनती है, ठीक है, या आप कोई परचेस रिटर्न करते हैं, सेल्स रिटर्न करते हैं तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनते हैं। तो जब भी आप कोई अकाउंट कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं बिजनेस के साथ तो एक डॉक्यूमेंट बनता है, पर्ची बनती है, वो डॉक्यूमेंट कहलाता है वाउचर, है ना। तो वो वाउचर क्या है, वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव मतलब अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शन हो उन सबका क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। तो प्रिंसिपल हमको क्या बताते हैं, प्रिंसिपल एक 11 के 11 प्रिंसिपल हमको ये बताते हैं कि आपको ये चीज करना चाहिए, और जहां पर भी आपको आखिरी में चाहिए लग जाता है शुड, तो वो प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, और जो मस्ट है ये करना ही है वो आपके कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, लाइक अजम्पशन, वो आपको करना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ये आपको करना चाहिए, अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपके अकाउंटिंग में मिस्टेक आ सकती है। वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव का मतलब भी ये होता है कि अगर आपको बाद में डिस्प्यूट हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उस डॉक्यूमेंट से चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं अपने अकाउंट को कि हाँ ये मेरी गलती हुई है, ये मैंने एरर कर दिया है, 2000 की जगह मैंने 200 रुपये लिख दिया, 200 की जगह मैंने 2000 लिख दिया, तो कहाँ से पता आएगा, जब आप उसका कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव ये बताता है कि आप हर चीज का डॉक्यूमेंट बनाएं, बिल बनाएं, रिसिप्ट बनाएं, हर चीज का डॉक्यूमेंट बनाएं, ताकि आपका अकाउंटिंग में कोई एरर ना आए। तो इट इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।